हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, दो वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें मैं आप सबों को बता चुका हूं कि फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात किए हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 बात की हैं, और आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 हम लोग कवर कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है बच्चा, वो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और इसको डिटेल में समझाना पड़ता है, क्योंकि ये इसको अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों में एक एक लाइन पढ़ दूंगा तो शायद ये बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं, सॉरी, छोटा हो जाएगा। ओके, तो हम भी बेसिकली आप सबों को पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, मतलब फंडामेंटल राइट्स को, हर चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। ओके, तो चलिए, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों की इक्वालिटी। जो आज हम दो आर्टिकल को कवर करेंगे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दो 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 जो आर्टिकल कवर करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम लोग पार्ट पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे सब चीज़ को। ओके, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं, बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। ऐसा तो बच्चे, अगर नए से जुड़ रहे हैं हम लोग से, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा आप लोग लॉ के बारे में, और टेस्ट भी आप लोग का होगा जब लाइव टेस्ट में स्टार्ट करूंगा। ओके, जिसमें एमसीक्यू सब होगा पर अभी नहीं, आप लोग पहले पढ़ा के मैं ख़त्म करूंगा उसके बाद। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, हम लोग लेट नहीं करते हैं, और वीडियो को, लेक्चर को देखिए अंत तक, मज़ा आएगा। देखिए, इक्वालिटी की बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 में। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 14। ये तो हर बच्चा को याद रहना चाहिए। आर्टिकल 14 जो है, ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, बहुत ही, ये बेसिक राइट्स है। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 15 में, सॉरी 14 में दिया हुआ इक्वालिटी, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोला गया है, चलिए हम लोग जानेंगे अच्छे से ऐसा। ठीक है, आर्टिकल 14 जो बेयर एक्ट का इसका रीडिंग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि द स्टेट शाइल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और दी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता क्या है, ठीक है, उसको ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जानिए कि इस बात को मैं पहले ही बताया था आप सबों को कि जो हमारे हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, किसके अगेंस्ट दिया गया है, वो दिया गया है स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, किसके लिए, स्टेट के लिए ऐसा। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे बोलता है कि आर्टिकल 14 में स्टेट जो है ऐसा नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है, किसी को डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, किस बेसिस पर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर कोई विधि के समक्ष समानता होगा, हर कोई कानून के समक्ष समानता होगा, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। ठीक है, सब कोई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि हर कोई समान होगा, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और ये स्टेट जो है डिनाई नहीं करेगा इसके लिए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे जो है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए, इसके थोड़ा डिटेल और पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आप सबको। ओके, इक्वालिटी, इक्वालिटी जो है, जो कॉन्सेप्ट है, समटाइम नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग द absence of special privilege in favor of individual and equal subject to all classes or टू दी ऑर्डिनरी लॉ। ओके, देखिए, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट किस लिए है, क्योंकि ये स्टेट के लिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिलता है, क्योंकि स्टेट जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जिसमें कि समानता ना हो। मतलब कोई भी कानून बनेगा, ठीक है, वो हर कोई समान होगा, कोई भी, देखिए ये दोनों समान है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज जिसकी को नहीं मिलना चाहिए ऐसा। ओके, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो हर कोई समान होगा, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, किसके लिए, ये स्टेट की नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, इसमें कि क्या है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है।
अब देखिए इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दैट मीन्स अब मैं आप सबको बताता हूँ कि देखिए हमारे इंडिया में जो पहले के जो लोग थे, जैसे कि जो रूरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और अमीर होता है, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है। तो ये अमीर व्यक्ति जो है, ये अमीर है, वो क्या अमीर और गरीब में समानता है, ठीक है। आप समानता हम किसी को कब देंगे, जब कोई बराबर में होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो पहले से अमीर है, ठीक है, और ये गरीब है, तो बताइए ये दोनों में अभी तक समानता है? तो दोनों में समानता नहीं है। तो देखिए, तो इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है, अभी हम लोग बात करेंगे कि अभी जो हम रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इक्वल प्रोटेक्शन से ही आता है। देखिए कैसे आता है, क्योंकि देखिए जो अमीर पहले से है उसको तो वो तो ऊपर ऊपर ही है, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो अब बताइए इक्वालिटी कहाँ पर है, दोनों बराबर तो नहीं है। तो स्टेट जो है, हमारा सरकार जो है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है। और किसके साथ, जो जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति होंगे, तो उनको जो जो गरीब है, ठीक है, जो जो गरीब मतलब कि जो वीकर सेक्शन का जो लोग हैं, उसको स्पेशल क्या देगा, स्पेशल उन लोगों को कुछ प्रिविलेज देगा उन लोगों को, ऐसा, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब उन लोग क्या रिजर्वेशन देगा, और रिजर्वेशन जो है वो दे करके किसके बराबर लाना है, ये जो अमीर व्यक्ति है, ये जो लोग है उसके बराबर लाना है। अब दोनों इसके बराबर लाएंगे, ये दोनों देखिए इस दोनों को बराबर लाएंगे ऐसा, तब ना हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे। तो बेसिकली वो ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन जो है देगा, वो इक्वालिटी को लाने के लिए है। तो ये इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो ये क्या करोगे, ये क्या ये किया जाएगा, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ये रिजर्वेशन दिया गया, इसीलिए ये आया है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। ओके, तो इस तरह का बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज हो गया कि एनी पर्सन, देखिए एनी पर्सन का मतलब क्या होता है, तो ये पर्सन कौन सा है, तो ये पर्सन का मीनिंग जो है, ओह, ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे बताता हूँ कि देखिए पर्सन का मतलब आर्टिकल 14 जो है कि डू द वर्ड्स पर्सन आर्टिकल 14, ठीक है, डिनोटेड दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, एनी पर सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी कंपनी, ठीक है। पर्सन में जो आता है कंपनी होता है, एसोसिएशन, ये आते हैं ऐसा, ठीक है ना। आर्टिकल 14 टू बी बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन एंड नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन। तो देखिए यहाँ पर एक बात बोला गया, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 14 जो है सिटीजन को भी दिया गया है और नॉन सिटीजन को भी दिया गया है। ओके, नॉन सिटीजन कौन हो गए, वो फॉरेनर जो होंगे, हमारे भारत में नहीं रहते हैं, ठीक है, नॉन सिटीजन वो होंगे। अब यहाँ बता दीजिए कि नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन क्या है। नेचुरल पर्सन कहने के मतलब हम लोग जो व्यक्ति हैं, जो कि हम लोग जो मनुष्य है वो नेचुरल पर्सन हो गया। और लीगल पर्सन कहने के मतलब जैसे कि जो कंपनी होता है, जिसे लीगली फॉर्म किया गया है, कोई कंपनी हो गया, कोई फॉर्म हो गया ऐसा, तो जो हम बनाए हैं उसको लीगल पर्सन कहते हैं ऐसा। ओके, क्योंकि वो लीगली बना है ऐसा। अब पर्सन और नेचुरल पर्सन हो गए, तो पर्सन जो होगा वो बाहर की कंपनियां जो आएगी वो लीगल पर्सन हो जाएगी ऐसा, जो हम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा। तो ये हो जाएगा नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन, ये होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दी The equality before law is guaranteed to all without regards to race, color और नेशनलिटी। तो जो है गारंटी होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा। ओके, ठीक, रेस और कलर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। ओके, इसमें यह बोल रहा है ऐसा इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, इसमें किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऐसा। अप्लाई टू बोथ सब्सटेंसेस। अब ये देखिए ये जो आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, वो एक बात बोलता है, बच्चा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजर लॉ एज एज डिस्क्रिमिनेशन एंड अक्योर इन बोथ। तो देखिए ये अप्लाई होगा, सब्सटेंसिव लॉ में भी अप्लाई होगा और प्रोसीजर लॉ में भी अप्लाई होगा। सब्सटेंसिव कहने का मतलब ऐसा लॉ होता है जहां पर हमारा राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, वो सारी चीजें लिखा होता है। और प्रोसीजर जो होता है हमारा प्रोसीजर बताता है। सब्सटेंसिव लॉ का एग्जांपल हो गया है आईपीसी हो गया, आईपीसी, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
कि जो जितने भी है सब हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, ये सारी चीज़ सब्सटेंसिव लॉ हो गया, अब प्रोसीजर हो गया सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये जो है प्रोसीजर लॉ में आ जाएगा वैसा। तो ये दोनों में अप्लाई होता है कौन, इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों में अप्लाई होता है, सब्सटेंसिव लॉ में भी होता है अप्लाई, और प्रोसीजरल लॉ में भी अप्लाई होता है। ओके, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शन के बारे में कि क्या इसका अपवाद है, हिंदी में कहते हैं टू एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल 361 प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल नॉट answerable टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्म ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिस फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड इम्यूनिटी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये दिया गया है कि देखिए इक्वल, जैसे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है तो हम लोग क्या आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बताया था सब उनको, इसका जस्टिसेबल है ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो है अगर कोई भी जो एक्ट करेंगे, कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं पूरे इंडिया के लिए और गवर्नर होते हैं किसके लिए, एक स्टेट की। पूरा इंडिया का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और एक स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। ओके, तो किसी को आंसरेबल नहीं है, अगर वो कुछ भी काम करते हैं तो इसका जवाबदेही कोर्ट उनसे नहीं मांग सकता है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो आंसरेबल नहीं है। अगर कोई कुछ तुम कहता भी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब तक वो पावर को होल्ड किए हुए है, जब तक उनके पास 5 साल का अवधि होता है, दोनों का 5 साल पावर, प्रेसिडेंट का पावर होता है, 5 साल प्रेसिडेंट रहता है, 5 साल गवर्नर रहता है, तो उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का वो आंसरेबल नहीं है। ओके, उनके इस तरह से, ओके ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन आपको बता दिए। तो ये रहा हम लोग का आर्टिकल 14 जो है हम लोग खत्म कर लिए। ओके, अगर किसी तरह का कोई डाउट्स होगा जो किसी में छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर लेना बच्चा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, मैं याद रखिएगा ये सब मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों से, एकदम पूरा एमसीक्यू चलेगा, तो सब में से पूछूंगा आप लोग से, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। ओके ना। उसका आर्टिकल 15 में हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसा। ओके, अब आर्टिकल 15 जो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14, 15 अभी और भी है आर्टिकल, उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 15 हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। बात करते हैं आर्टिकल 15 में, जो कि बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के। देखिए आर्टिकल 15 जो बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, और उसके बाद कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पे पहला ही लाइन कब ये कह दे रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब कि भेदभाव नहीं होगा। किस ग्राउंड पर नहीं होगा, आपके रिलीजन पे नहीं होगा, रेस हो गया, कास्ट, सेक्स और प्लेस, ये जो हो गया, इस आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसके बेयर एक्ट के प्रोविजन में जो है क्या कहा गया, क्लाउज 1 में, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द स्टेट शैल नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्टेट को बात कर रहा है कि स्टेट जो है हमारे साथ क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। किस बेसिस पर, आगे किसके साथ नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन, सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, अगेंस्ट एनी सिटीजन, सिटीजन के साथ क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस ग्राउंड पर, ये बता दिया सबको, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर, एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी ऐसा, इनमें से सब भी हो सकता है, एनी ऑफ देम कोई भी, इनमें से कोई एक भी ऐसा। तो ये स्टेट हमसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकता है। क्लाउज 2 में बढ़ते हैं आगे ऐसा, इसमें ये बोला गया है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है बेसिकली जो है नॉन सिटीजन शैल, तो यहाँ पे क्लाउज 2 जो बात करता है ये सिटीजन नहीं कहेगा, प्राइवेट पर्सन की बात करता है। तो यहाँ पे मैं क्लाउज 1 हम लोग पढ़े कि ये स्टेट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, लेकिन इसी तरह से क्लाउज 2 में ये बोला गया है कि प्राइवेट लोग के बारे में बात कर रहा है, कि सिटीजन के बारे में बात कर रहा है, कि ये जो हम हमारे जो
जो सिटीजन जो लोग हैं, हम लोग किसी भी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस ग्राउंड पर। वो बात करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स बेस्ड अपलर्स जो है, समझ रहे हैं आप, ओके। और डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंडीशन ऑफ रिगार्ड। देखिए किस चीज पर हम लोग का, किस चीज पर इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, जो सिटीजन है, वो सिटीजन को ही क्या कर सकता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अब बात करता है कहां पर, ए नंबर में बोला गया एक्सेस टू शॉप, मतलब कोई भी दुकान में जाने के लिए ऐसा कौन सा व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति ना होगा। अब सरकार तो दुकान में नहीं बैठेगा, प्राइवेट व्यक्ति नहीं बैठेगा ना, तो दुकान, कोई भी दुकान आप जा सकते हैं। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, तो आप कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा सकते हो, किसी के साथ जा सकते हो। बेसिकली फैमिली के साथ जाता है, कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, कोई अपने दोस्तों के साथ जाता है, ओके। उसके बाद होटल्स, होटल में रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। ऐसा प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, कोई भी पब्लिक इंटरटेनमेंट में जा सकते हो। किसी के साथ मूवी देखना है तो किसके साथ अधिकतर जाता है, दोस्तों के साथ तो बहुत कम जाता है, गर्लफ्रेंड के साथ लोग ज्यादा जाता है, ओके, ठीक है। दोस्तों के साथ जाता है, गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, थोड़ा सा ये इंटरटेनमेंट कर रहा था आप लोग का, ओके। तो इसके साथ क्या होता है, मतलब ये यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो इस बेसिस पर एक प्राइवेट व्यक्ति जो है आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि आप मुस्लिम हो तो आप नहीं जाओगे, ऐसा आप लड़की हो तो नहीं जाओगे, आपका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है तो आप झारखंड में आके मूवी देख नहीं सकते हो, ये नहीं हो सकता है। आप अलग कास्ट के हो, ठीक है, आप बनिया हो, ठीक है, आप जनरल हो, ऐसा, ठीक है, पंडित हो, तो ऐसा नहीं जा सकते हो। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो प्राइवेट पर्सन जो होगा, या जो ऑनर होगा इस सब का, जो शॉप का ऑनर होगा, रेस्टोरेंट का ऑनर होगा, होटल का ऑनर होगा, और पब्लिक एंटरटेनमेंट, इसका एग्जांपल ले लीजिए मूवीज का, तो वो जो ओनर होगा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ओके। ओके, अब नेक्स्ट जो बात करता है, बी नंबर जो है, द यूज ऑफ वॉल। देखिए वॉल कहने का मतलब कुआं। पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, छुआछूत, ठीक है। तो आप किसी का वॉल जो होता है, कुआं का यूज कर सकते हो गया। टैंक्स, पानी का टैंकिंग जो होता है उसको वो बात कर रहा है। उसके बाद उसके बर्थिंग बात, जो नहाने के लिए बात, जो घर होता है उसकी उसकी बात कर, ऐसा रोड हो गया, रोड में आप घूम सकते हो, जैसे रोड्स होता है, जहां मन वहां चला रहे हो गाड़ी को, ठीक है, उड़ रहे हो ऐसा, जैसे भी उड़ रहे हो। प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, ठीक है ना, मेंटेन फुल एंड पार्टली आउट ऑफ स्टेट फाउंड्स और डिसाइडेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो देखिए पब्लिक रिसोर्ट करने, देखिए आप पब्लिक रिसोर्ट में भी जा सकते हो। पब्लिक रिसोर्ट कहने का मतलब क्या है, पब्लिक रिसोर्ट कहने का मतलब, मेरे बच्चे लोग ध्यान से सुनना, कि पब्लिक, एक एक चीज को मैं जानबूझ के लिखा हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आए। पब्लिक रिसोर्ट कहने का मतलब जो है, इंक्लूड पब्लिक पार्क, पार्क में घूमने जाते हो ना, ऐसा बस में जाते हो ना, पब्लिक रिसोर्ट, बस हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन जो होता है, ऐसा रेलवे हो गया, हॉस्पिटल, तो ये सब जो पब्लिक रिसोर्ट में के अंदर आता है, ओके। पब्लिक रिसोर्ट कहने का मतलब ये है, समझ गए। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, इट इज नोटेड दैट वाई, तो ये एक चीज को आप लोग नोट कीजिएगा कि सब क्लाउज 1 जो है यहाँ पर, बेसिक मैंने आपको बताया, ये सब क्लाउज 1 जो है प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। तो जो प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। तो क्लाउज 1 में जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टेट को रोकता है, और क्लाउज 2 में जो है इंक्लूडिंग प्राइवेट पर्सन, तो प्राइवेट पर्सन, ठीक है, ऑल्सो मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो आप जो करता है उसको क्या प्रिवेंट करता, रोकता है, ऐसा, ओके। तो इस तरह का आप लोग बता दिए साहब, ओके। तो चलिए, ये हम लोग का सब क्लाउज का 1-2 खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोविजो, प्रोवाइजो, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन सब क्लाउज 1 और 2 का एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं, सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लाउज 3 में ये बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट्स स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे भेदभाव की बात कर रहा है, ठीक है। भेदभाव ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। स्टेट जो है हमारे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, भेदभाव कर सकता है,
एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो किस बेसिस पे करेगा? वुमेन के लिए, ठीक ना, वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल लॉ बना सकता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर लगता है स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वुमेन के लिए बहुत सारा एक्ट बना है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस अभी बना हुआ है ऐसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट जो केस आपको बताएं तो वो कौन सा हो गया? वो है 2013 का हो गया। और जिसे चिल्ड्रेन का हो गया है तो चिल्ड्रेन का भी हो गया ऐसा, तो उसके लिए जो है पोक्सो एक्ट, जो पोक्सो हो गया ऐसा, जो बेसिकली उसके लिए हो गया, ठीक है ना। तो दोनों मेल और फीमेल दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे जो एक्ट है स्पेशली किसके लिए बनाए गए हैं? ये प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन जो बनाया गया है वुमेन के लिए बनाया गया है। तो स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल कानून बना सकता है किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए। तो ये स्पेशल उनको एक प्रिविलेज दे सकता है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 बात ये करता है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। और ये इसी का पावर का इस्तेमाल करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, इसी का पावर इस्तेमाल करके पोक्सो एक्ट लाया गया, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके जो है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क जिसमें लाया गया ऐसा, तो ये सरकार की तरफ से लाया गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया बच्चों, ठीक है। और भी समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन के बारे में बात करें, रिजर्वेशन ऑफ सीट, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन कॉलेज डज नॉट अफोर्डेड अगेंस्ट आर्टिकल 51, ठीक है। तो यहाँ पे 51 सब क्लॉज ए, तो रिजर्वेशन जो वुमेन को जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ जो कॉलेज में जो उसको दिया गया है सीट के लिए रिजर्वेशन, तो स्टेट जो है वो क्या कर वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दिया गया है कि वुमेन के सीट के लिए, क्योंकि वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, क्या ये आर्टिकल सब क्लॉज 3 जो है वुमेन के लिए स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है लोगों के साथ, तो इसीलिए वुमेन के सीट को रिजर्व कर दिया गया। इसीलिए वुमेन को जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर जो वुमेन को जो है स्पेशल राइट्स मिला है, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये नहीं बोलने जाओ कि वुमेन को तो भाई रिजर्वेशन दिया गया था, हमको भी मेल को भी चाहिए ऐसा, ओके ना। तो यहाँ पे मेल नहीं है, सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रेन को ही स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं सरकार, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ऐसा मैन के लिए नहीं, ओके। आगे बात करते हैं, क्लॉज 4 की बात करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना, कहीं जाना मत, अभी बच्चे समझा दूंगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल क्लॉज 2, ठीक है। और क्लाउस 2 की बात करें, क्लाउस 2 कौन सा हो गया? जिसमें कि हम बात कर रहे थे जहां पे प्राइवेट पर्सन डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, नागरिक, भारत का नागरिक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर अचीवमेंट, सॉरी एडवांसमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता है कि सब क्लॉज 4 जो ये बात करता है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के, जो बैकवर्ड क्लास के जो सिटीजन है, ठीक है, फॉर शेड्यूल्ड क्लास, फॉर शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए। तो जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हमारा सरकार जो है, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है यहाँ पर किस चीज पर? ऐसा सोशल एजुकेशनल, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पीपल, बैकवर्ड क्लास का सिटीजन है, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और शेड्यूल क्लास कास्ट के जो पीपल है और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन दूसरे किसके साथ कर रहा है? वो अदर लोगों के साथ, इनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है, ठीक है। क्या स्पेशल प्रोविजन इनके लिए बना सकता है? तो कौन बना सकता है? स्टेट में सरकार बना सकता है। सेल प्रिवेंट करेगा कि उनको, प्रिवेंट मतलब बचाना करेगा, उनको बचाएगा और उनको स्पेशल 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 जो है कानून बना सकता है और उनको रक्षा कर सकता है उनके लिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये नहीं कहोगे कि भाई साहब कि इनको तो रिजर्वेशन मिल रहा है, हमको तो नहीं दिया रहा, कानून में कहा गया है। तो अब रिजर्वेशन के लिए उतना चिढ़ाना मत, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देना यहाँ पे रिजर्वेशन तो ये तभी हटेगा
जब सब कोई इक्वल में आएगा, ठीक है। तो सरकार जो है इसीलिए रिजर्वेशन कर रहे हैं क्योंकि सबको इक्वल लाएगी, इक्वालिटी ला करके सबके साथ, उसके बाद इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो बेसिकली इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ताकि ये भी समाज में जिस तरह का नागरिक और दूसरे नागरिक जो है वेल एजुकेटेड है, डेवलप्ड हैं, तो उनको बराबर में लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो पिछड़ा जाति है, जो पिछड़ गया है, उसको भी तो प्रमोट कौन करेगा? सरकार ही ना प्रमोट करेगा। सरकार कौन है? गार्जियन वही है। अगर इनको ध्यान नहीं देगा तो ये और दिन प्रतिदिन और गरीब होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन ये अनएजुकेटेड होते जाएंगे, और इससे हमारे देश का विकास नहीं है। हमारे देश का विकास हर किसी के साथ है, हर एक नागरिक के साथ है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ये क्या है, रिजर्वेशन दिया जाता है जो बैकवर्ड क्लास के पीपल होते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लोगों होते हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोगों होते हैं। इसीलिए इनको प्रोविजन दिया जा रहा है, और वुमेन को, चाइल्ड को दिया जा रहा है, क्योंकि ये समाज में, हमारे समाज में कमजोर कैटेगरी के व्यक्ति हैं, इसीलिए इनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है। ओके, अब हम लोग केस लो देखते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम मजेदार। बालाजी स्टेट ऑफ मैसूर, ये आया 1963 का एक केस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये वाला क्लॉज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रेड में कलर डाल देता हूँ, थोड़ा सा रेड में, ठीक है। तो आर्टिकल ये 4 वाला, ठीक है, ये 4 में ओनली इनेबल द स्टेट मेक स्पेशल और नॉट एक्सक्लूसिव प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। क्लॉज 4 is not enable providing and does not impose any obligation on the state to take any special एक्शन अंडर इट। तो यहाँ पर इस केस में ये बोला गया कि आर्टिकल सब क्लॉज 4 जो है, इसमें जो है ये इसमें जो है क्या एक्सक्लूसिव, इसमें फोर्स नहीं किया जाएगा कि मतलब आप इसके लिए कानून बनाएं, हमें स्पेशली प्रिविलेज दो। तो यहाँ पे इसमें फोर्स इम्पोज नहीं किया जाए, इम्पोज मतलब उनको अपना ऑब्लिगेशन के लिए उसको इम्पोज नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेट के पास पावर है कि वो बना सकता है और नहीं बना सकता, ठीक, इनेबल। तो इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रिजर्वेशन इन एडमिशन। तो यहाँ पे एडमिशन जो है इसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ यूपी, प्रदीप टंडन, ठीक है, 1997 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बैकवर्ड क्लास इन जज बाय इकोनॉमिक्स बेसिस, तो इकोनॉमिक्स बेसिस पर ये जज किया जा सकता है सर। तो ये किस में बोला गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भस्मा पाल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996 का एक केस है। इसमें ये बोला गया था, कोर्ट हेल्ड दैट, ये बोला दैट द अपर कास्ट लेडी गोट द मैरिज with backward class person, she can't be entitled for reservation। तो यहाँ पर इस केस में ये बोला गया था कि अगर ऊंची जाति की लड़की जो है निचली जाति की लड़का से शादी करता है तो वो रिजर्वेशन उसको नहीं दिया जाएगा, उसके पास हक नहीं है ऐसा, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए कर रहे ऐसा। तो ये हो गया। तो सी कांट बी इंटाइटल फॉर रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन के लिए वो उसके हकदार नहीं है अगर अपर कास्ट की लड़की शादी करती है किसके, वो नीचे कास्ट की लड़के से सर, ठीक है, पर्सन से बात करते हैं। ओके, क्लाउज 5। अब देखिए क्लाउज 5 जो है लास्ट अभी खत्म हो रहा है, इसके बाद हम 16 तो नेक्स्ट दिन करने वाले हैं। ओके, क्लाउज 5 जो है बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो देखिए अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है, हैज एडेड न्यू क्लाउज। तो अभी जो क्लाउज 5 जो है वो ऐड किया गया था कब, 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड किया गया था, ठीक है। और इसमें ये बोला गया था कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 प्रिवेंट द स्टेट in making any special provision by law for the advancement of socially and educational backward class of citizen for SCS, ST
in so as special provision related to admission to educational institute। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पे इस क्लाउज में ये ऐड कर दिया गया बच्चों की, हमारे जो सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन जो कर सकती है अदर पीपल के साथ, और ये स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके लिए, वो एस टी एस सी जो है SC/SC और ST/SC के लिए किस चीज पर वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, वो जो है स्पेशल प्रोविजन जो है रिलेटेड टू होगा एडमिशन के लिए, किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। एजुकेशन मतलब एडमिशन के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन दे सकता है, उनको रिजर्वेशन दे सकता है। कहाँ पे, ये जो बैकवर्ड क्लास के जो पीपल है, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, किसी सोशली जो है एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो है उनके साथ, उनके लिए स्पेशल लॉ बना सकता है ST/SC के लिए ऐसा, और उनको एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, स्पेशल बस एडमिशन लेने के लिए इनके साथ क्या कर सकता है, इनको स्पेशल प्रोविजन दे सकता, स्पेशल लॉ बना सकता है इनके लिए, और उनको रिजर्वेशन दे सकता है। ओके, तो इस तरह की बात बोलता है, इंक्लूडिंग प्रोवाइड नोट्स एनेबल टू स्टेट मेजोरिटी एंड इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज खत्म कर चुके हैं आर्टिकल 14 और 15। ओके, अगर आपको किसी तरह का डाउट्स होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग खत्म कर दे 2 आर्टिकल, धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं ऐसा, ताकि आप लोग बोरिंग ना हो ऐसा, और तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ अच्छे से एक लाइन को। ओके, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। अभी हम लोग बहुत ही अच्छा चीज़ों में कवर करूंगा, धीरे धीरे सब चीज़ में पढ़ा के खत्म कर दूंगा मैं। ओके, थोड़ा सा पर्सनल टाइम नहीं मिलता है, इसी कारण अपलोड नहीं कर पाते, बट हमारे चैनल पर अभी रेगुलर वीडियोस तो अपलोड हो ही रहे हैं ऐसा। ओके ना, तो अपलोड होंगे, आप लोग फॉलो करते रहिए। एक एक जिसको जो वीडियो अभी देख रहा है, शुरू से देखो, पूरा प्लेलिस्ट 1 से लेकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और नोट्स भी दे रहा हूँ। नोट्स मेरा खुद का है, बना हुआ है, आप लोग नोट्स का फॉलो कर सकते हो, मेरा ऐसा पूरा कंप्लीट है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।